और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। रायपुर से खबर है, जहां ब्लैक फंगस से संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सीएम ने ब्लैक फंगस के संक्रमण की जानकारी को गंभीरता से लिया है और सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की पहचान हुई है और 25 मरीज रायपुर एम्स में भर्ती किए गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस से होने वाली जानकारी ली है कि क्या नुकसान इससे हो रहा है, किस तरीके के मामले हैं, यानी रिपोर्ट तलब की गई है। और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम ने ब्लैक फंगस के संक्रमण की जानकारी को गंभीरता से लिया है और सीएम ने सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्लैक फंगस के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने कमर कसी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर पूरी तरह से सक्रिय हैं। और खबर नारायणपुर से है, जहां कोकामेटा पुलिस ने 10,000 के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान ग्राम इरकाभट्टी के नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नक्सली का नाम सन्नूराम पोटाई है और वो इरकाभट्टी जनताना सरकार का सदस्य है। बीते दिनों आईडी ब्लास्ट की घटना में यह शामिल था। न्यायालय में इसे पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। तो यहां 10,000 का इनामी नक्सली जो है उसे गिरफ्तार किया गया है और अब इसे जेल भेजा गया। आईडी ब्लास्ट की घटना में, उस वारदात में यह शामिल था। नारायणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 10,000 का इनामी नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जिसने आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया था, उस वारदात में यह शामिल था। पूछताछ के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। 10,000 रुपए इस पर इनाम था और अब ये पुलिस के हत्थे लगा है। तो 10,000 का जो इनामी नक्सली है, उसे पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और यह नक्सली आईडी ब्लास्ट की वारदात में शामिल था। नारायणपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने 10,000 के इनामी नक्सली को पकड़ा है। और राजनांदगांव जिले में अधिवक्ताओं को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजनांदगांव परिसर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया। जिला सत्र न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारियों व उनके परिजनों का टीकाकरण किया गया। तो जो वकील हैं, जो उनके परिवार हैं, जो जज थे, उनका टीकाकरण किया गया। कोर्ट परिसर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां पे बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई गई। राज्य शासन का भी निर्देश है कि जो अधिवक्ता है और उनके परिवार और शासकीय कर्मचारी को भी फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए तो वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे जो न्यायालयीन कर्मचारी हैं, जजेस हैं और अधिवक्तागण हैं, वो और उनके फैमिली मेंबर जो 18 ईयर से ऊपर के हैं, सभी के लिए आज यहाँ पर न्यायालय की ओर से आग्रह आने पर विशेष कैंप आयोजन किया गया है। और निश्चित ही न्यायालयीन कर्मचारी और अधिवक्ता है और उनके परिवार को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि ये भी हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। इससे कोरोना का जो संक्रमण है, उसको भी रोकने में सहायता है।
हमारे जिला प्रशासन के सौजन्य से और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है अपने न्यायालय परिसर में। और इसमें सभी न्यायाधीश, उनके परिवार के और न्यायिक कर्मचारी तो उनके परिवार और माननीय अधिवक्तागण, उनका परिवार और सभी जो हैं अपने न्यायालय से जुड़े हुए लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोरोना के इस गंभीर संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन निहायत ही ज़रूरी है और इसके लिए हम सबको कमर कस के तैयार होना पड़ेगा और इसमें जोर शोर से भाग लेना पड़ेगा ताकि हमारा ये भारत देश इस संक्रमण से मुक्त हो सके। और जो इसके लिए सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं उनका हम सबको गंभीरता से अपनाना चाहिए। मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, साफ सफाई रखिए। ऑल दीज थिंग्स इज वेरी नेसेसरी। राजनांदगांव में कोरोना महामारी को मात देने की लड़ाई में वैक्सीन सुरक्षा कवच का काम कर रही है। जिले में करीब 3.25 लाख लोग अब तक कोरोना का टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित कर चुके हैं। वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। हर दिन इसकी रफ्तार तेज हो रही है और अंत्योदय राशन कार्डधारियों के अलावा बीपीएल और एपीएल परिवारों के 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की रफ्तार और तेज हो रही है। मंगलवार को जिले में करीब 6000 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। अपील की जा रही है लोगों से कि आगे आए, अपना नंबर आने पर टीका जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन सेंटर पे ज्यादा भीड़ ना लगे, इस बात का भी ख्याल रखें। वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीनेशन यहाँ पर रुका नहीं था, थोड़ा सा पता नहीं क्या कारण था कि आने में लेट हो गया। मैंने कलेक्टर साहब को तत्काल सीएमओ साहब को कॉल करके कहा कि इनको तत्काल यहाँ पर भेजें। अंत्योदय और बीपीएल का जो है यहाँ पर अभी तक के वैक्सीन पहुँची नहीं है और एपीएल का जो है उसके लिए एपीएल बंद किया गया। तो कल समाचार पत्रों में जिला प्रशासन के पीआरओ ने जानकारी दी है। इस बाबत भी मैंने जानकारी ली थी तो बताया कि पीआरओ ने जानकारी दी है कि एपीएल का जो कोटा है उसका जितना अनुपातिक आधार पे वो हो गया है और वैक्सीन आते ही फिर शुरू होगा, ऐसा करके जानकारी दी है। और यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक गया था, 1 घंटा विलम्ब हुआ है और तत्काल मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को और सीएमओ को जानकारी दी गई कि वैक्सीन नहीं पहुँची है और तत्काल पहुँचाई जाए। तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर वैक्सीन पहुँचाई और अभी लगभग 30 लोगों को लग भी चुका है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला जिले के सीमावर्ती थाना क्षेत्र सरिया में देखने को मिला। यहां कंचनपुर निवासी बुजुर्ग दंपति जो लगभग 70 साल के होंगे वैक्सीन लगवाने सीएचसी पहुंचे। वैक्सीन लगवाने के बाद किसी वाहन का इंतजार में सड़क पर खड़े थे, तभी वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम पहुंची। जिन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने बुजुर्ग दंपति को अपने वाहन में बिठाकर उनके घर तक छोड़ा और एक राशन का पैकेट भी दिया। खबर धमतरी से है, जहां कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा और जिले में 24 घंटों में 250 नए मामले आए हैं। वहीं जिले में अब तक 23,283 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 16,514 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं और 6,305 सक्रिय मामले हैं, जिनका कुछ का घर में इलाज चल रहा है, कुछ का अस्पताल में। और खबर रायपुर से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार लगातार कम होती नजर आ रही है। रोजाना 60 से 70 हजार के करीब सैंपल जांच की जा रही है। बावजूद इसके रोजाना संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति पर बयान दिया और कहा कि लॉकडाउन लगने के बाद सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। लॉकडाउन लगने के बाद उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। केसेस कम होते हुए छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा केसेस पहले हो रहे थे रायपुर और दुर्ग संभाग में, वहां केसेस दब से गए हैं। कम प्रतिशत संक्रमण की जानकारी सामने आ रही है। फिर भी सचेत रहने की बात है। और बिलासपुर और सरगुजा संभाग में यहां अभी चिंता बनी हुई है। यहां संक्रमण का दर 20-25% से ऊपर चल रहा है, वहां चिंता बनी हुई है। लेकिन फिर भी पूरे राज्य में कुल संक्रमित व्यक्ति ज्यादा टेस्ट में भी
कम सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन थोड़ा सा कम होते दिख रहा है ग्राफ। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में कुछ शिथिलता की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर लॉकडाउन या जब लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन तो हटेगा ही, लेकिन जब हटेगा उसमें नागरिक अगर ये मान के चलेंगे कि अब कोरोना चला गया तो बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। और कोरबा के गोपालपुर ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्री सीएचसी कोमललाल सिन्हा यहां पे जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लग रहे वैक्सीन का जायजा लिया। यहां पे देखा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का युवाओं में उत्साह है, कैसी तैयारियां हैं, कोई लापरवाही तो नहीं, इसको लेकर यहां पे समीक्षा की गई। बलरामपुर में जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। बलरामपुर कलेक्टर श्याम धाकड़े और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू द्वारा जिले की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य अमला हो, सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर कोई और गतिविधि, हर चीज पर पानी नजर है। जिले से लगने वाले झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रवेश के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। सीमाओं पर सुरक्षा बल के साथ स्वास्थ्य अमला भी तैनात है। बलरामपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने बलरामपुर जिले में 14 अप्रैल से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। बलरामपुर जिले के 3 अंतर्राज्यीय सीमा झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को सील करते हुए आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। वहीं झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने अनिवार्य हैं, तभी जाकर उन्हें प्रवेश करने की अनुमति है। बलरामपुर जिले के कलेक्टर, बलरामपुर पुलिस अधीक्षक एवं बलरामपुर स्वास्थ्य अमला लगातार कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने की समीक्षा कर रहे हैं और जिले में टेस्ट और टीकाकरण का भी कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि बलरामपुर में 2,02,748 लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें 13,568 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इस बात की जानकारी जिला नोडल अधिकारी ने 11 मई की रात्रि मेडिकल बुलेटिन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि जिले में 13,568 संक्रमितों में से 9,792 पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में लगातार टीकाकरण के साथ साथ कोविड-19 टेस्ट की प्रक्रिया बढ़ाते हुए संक्रमण के चैन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से लगा हुआ है। बलरामपुर से प्राइम न्यूज के लिए सूरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और बढ़ते कोरोना को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार, स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है, वहीं आमजन भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक ने कोरोना काल के दौरान ऐसी ही सेवा की मिसाल पेश की, जहां सूचना मिलते ही दोपहिया वाहन से पहुंचकर सूर्यकांत ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। 50 से अधिक मरीजों की मदद कर सूर्यकांत ने जान बचाई है। उनकी सहायता के लिए लोग उन्हें ऑक्सीजन मैन कहकर बुलाते हैं। अच्छा सेवा दे रहे हैं वो, ऑक्सीजन के लिए, दवाई पानी के लिए। ऐसा नहीं है मेरे को बस सेवा नहीं, सभी को सेवा दे रहे हैं। दिए हैं मेरे को थोड़ा अच्छा से सेवा दिए हैं और मतलब वो ऑक्सीजन सही समय में दिए। हॉस्पिटल भी वहाँ गया था, तत्काल ऑक्सीजन लगाए थे। घर में भी आके रात को ऑक्सीजन लगाए। कभी अच्छे से ख्याल रखते हुए दवाई पानी सही समय में दिए जी। पहुंचे 10-15 मिनट ही पहुंच गया, 10-5 मिनट में। ऐसा नहीं, ज्यादा समय नहीं लगाए। क्या लोकल आदमी है, अब ज्यादा दूर तो है नहीं है, तो तत्काल सेवा देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन वही 4-5 दिन लगा है ऑक्सीजन। ज़्यादातर अभी तक हमने देखा है रतनपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादा परेशानियां हो रही है, जिनके कारण अभी हम लोगों ने ये ऑक्सीजन की जो मुहिम थी हमारी, इनको महत्व देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक शुरू किया गया था। पर अभी स्थिति कोरोना काल के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अलावा नगर में भी बहुत इसका डिमांड हो चुका है। शहर में कोविड के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण सभी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए जो है लगातार हम लोग ऑक्सीजन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। जिनको भी ज़रूरत है, सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर है हमारा, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमारी टीम जो है लगातार उनके पास जाके उनको ऑक्सीजन दे रही है, उनको डॉक्टर्स के परामर्श पर दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। सूर्यकांत रिजक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर। तो बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार और विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। कोरोना को हराने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एपीएल कोटे को कोरोना वैक्सीन खत्म हो गया है, यानी जो एपीएल कोटा था उसका वैक्सीन खत्म हो गई है, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पे ताला लगा दिया गया। इसके चलते बिना टीका लगाए लोग मायूस होकर लौटे। यहाँ तो ये बंद है सेंटर। हम लोग वैक्सीन लगाने आए थे एपीएल का, लेकिन
पता नहीं, अभी ये तो बंद है और कोई बताने वाला भी नहीं है। कम से कम बंद है तो यहाँ बताने वाला होना चाहिए, ताकि लोग जो है ना भटके। और सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मंगाए, ताकि जो लोग जागरूक हैं, जो लगाना चाहते हैं, वो कम से कम लगा पाएँ। जो नहीं लगाना चाहते उनके पीछे सरकार तो दौड़ रही है, लेकिन जो लगाना चाह रहे हैं उसको सरकार लगा नहीं पा रही। तो सरकार को चाहिए कि वैक्सीन जो है अच्छे से ज़्यादा मंगाए APL के लिए, और वैक्सीन को लगवाएं। और कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ये सुंदरा से आए हैं, पास का गांव है, क्योंकि गांव में लग नहीं पा रहा है, इसलिए आए हैं। पंखाजुर में कोविड केयर अस्पताल शुरू किया गया है। इससे पहले कोरोना पीड़ित मरीजों को ITI भवन में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। अब नवनिर्मित मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में अधिकतम 250 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसका शुभारंभ करने के लिए अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनूप नाग ने शुभारंभ किया इसका। कोरबा में बाइक चोरों पर बच्चों ने बड़ी कार्रवाई की है और CCTV की मदद से बाइक चोरी मामले का खुलासा हुआ है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों के पास से 3 बाइकें बरामद की गई हैं। कल सुबह सुरेश कुमार सोनी थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात में वो ड्यूटी से आया और अपनी मोटरसाइकिल को घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह उठ के देखा तो कोई चोरी कर ले गया था। इस रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीम गठित किया गया और समस्त टाउनशिप में लगे हुए जितने कैमरे हैं सबको देखी गई। CCTV में 3 बच्चों को देखा गया जो मोटरसाइकिल को लेकर जा रहे थे, उनकी पतासाजी की गई। CCTV में फुटेज के आधार पर एक लड़के की पहचान कृष्ण सिंह ठाकुर के रूप में हुआ, जो पाड़ीमार भद्रीपारा का रहने वाला है। उसकी पतासाजी की गई। वो पता चला कि एक मोटरसाइकिल से घूम रहा है दहियानपारा डैम के ऊपर, तो विशेष टीम के द्वारा उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जो सुरेश कुमार सोनी की मोटरसाइकिल थी। पहचान हुआ, पहचान करने पर संबंधित आदमी ने उसको अपना पहचान कर लिया। इस वजह से उनको कड़ाई से पूछताछ किया गया। तीनों लड़कों के पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसको गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बिलासपुर में एक बार फिर लोगों को वैक्सीन लगना बंद हो गई। स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन नहीं होने से लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। बता दें कि जिले में 23,000 वैक्सीन आई थी और 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन कई जगह वैक्सीन की कमी देखी गई। अभी हमारे पास इंच पे 18 से 44 के लिए 23,000 वैक्सीनेशन आए थे, जिसमें से अभी 23,000 में से वो जो API के लिए आए थे वो अभी वैक्सीनेशन ख़त्म हो गए हैं। अभी हमारे BPL में लग रहे हैं और अंत्योदय में लग रहे हैं, और बाकी जो पुराने डोज लग रहे हैं, जो सेकेंड डोज लग रहे हैं 45 एबो वाले, वो डोज कंटिन्यू है हमारे। ये अभी और कितने वैक्सीन बचे हुए हैं? अभी तो काफ़ी लगना है लोगों को, अभी तो शुरुआत हुई है ना। अभी सर नेक्स्ट डोज आ जाएगा तब उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। सर एक समरी बनाई गई है बिलासपुर जिले में कितने को वैक्सीन लगेगा 18 से 44 के बीच में? जितने मतलब 18 से 44 के बीच में जितने हैं उनको लगेगी सबको। कोरिया में RT-PCR जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे इसका उद्घाटन किया और अब लोगों की कोरोना की जल्द जांच होकर रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। तो बालोद में और मुंगेली में, इन जिलों में भी RT-PCR टेस्टिंग के वायरोलॉजी लैब स्थापित हो जाएंगे। ये ऑटोमेटेड लैब है मेरे ख्याल से, जिसमें अच्छी गुणवत्ता और अधिक संख्या कम समय में हम टेस्ट करके नागरिकों को सुविधा आगे की मुहैया करा सकते हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा। और रायपुर में सांसद सुनील सोनी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जारी सियासत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश संकट के दौर में खड़ा है, इस वक्त राजनीति की नहीं इलाज की जरूरत है। ऐसे में सोनिया गांधी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाती हैं। उन्हें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि अंग्रेजों के बनाए भवन से हटकर अब स्वदेशी भवन में जाने की तैयारी की जा रही है। ये प्रश्न उठाती है कि नया संसद भवन क्यों बन रहा है। उनको गर्व होना चाहिए कि आजादी के 75वें साल में हम पहुंच रहे हैं। वो अंग्रेजों का बनाया हुआ संसद भवन से हटकर अब जो है भारत के बनाए हुए कारीगरों के संसद भवन के अंदर हम जाने वाले हैं। ये गर्व करना चाहिए, आलोचना की बात नहीं है।
दूसरी ओर प्रश्न ही पूछना है ऐसे कालखंड में तो सोनिया जी भूपेश बघेल जी से पूछे कि विधानसभा भवन क्यों बना रहे हैं, मुख्यमंत्री इतना बड़ा भव्य एकड़ों का जो है वो आपका आवास कैसे बना रहे हैं, मंत्रियों का आवास कैसे बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को देश के विपरीत जो है, देश के लोगों की भावनाओं के विपरीत राजनीति करने का एक स्वभाव हो गया। बिलासपुर में नर्स स्वाति ने मिसाल पेश की है। स्वाति रेलवे अस्पताल कोविड मरीजों का इलाज कर रही है। उन्होंने अपने कर्तव्य की मिसाल पेश की। नर्स ने अपने वार्ड में भर्ती मुखबधिर मरीज के इलाज के दौरान बातचीत करने में दिक्कत महसूस की, लिहाजा उन्होंने ऑनलाइन घंटों मेहनत कर साइन लैंग्वेज सीखी, फिर मरीजों से बात कर उनका बेहतर इलाज करने की कोशिश की। रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल बिलासपुर में एक मूक एवं बधिर पेशेंट वी आनंद राय कोविड वार्ड में एडमिट किए गए थे। उनकी बोलने एवं सुनने की असमर्थता के कारण उन्हें अपनी बार डॉक्टर्स को एवं डॉक्टर्स को उन्हें समझाने में परेशानी हो रही थी। इसी परेशानी को देखते हुए वहां संविदा के आधार पर कार्यरत नर्स स्वाति भीमगज ने साइन लैंग्वेज सीखने को ठानी। यूट्यूब एवं अन्य माध्यमों से उन्होंने बहुत ही प्रयत्न के बाद इस लैंग्वेज को सीखा एवं मरीज की बात डॉक्टर्स को एवं डॉक्टर्स की बात मरीज को सही तरीके से संप्रेषण करने लगी। इसके कारण न केवल आनंद राय की तबीयत में बहुत ही सुधार हुआ, बल्कि दूसरी तरफ स्वाति भीमगज ने भी अपनी कर्तव्यपरायणता का सर्वोच्च। अंबिका शहर से लगे ग्राम पंचायत बड़नी झरिया में आज उस वक्त तनावपूर्ण माहौल हो गया जब प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को रोकने पहुंची थी। इस दौरान पंडो जनजाति के अधूरे मकान को प्रशासन की टीम द्वारा तोड़ दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने तहसीलदार से मारपीट कर दी। यहां पे खूब हंगामा हुआ। ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अभी शासन से बड़नी झरिया का सर्वे का निर्देश हुआ है और बड़नी झरिया का सर्वे किया जा रहा है। और देखिए, सर्वे के दौरान शिकायत लगातार गांव से मिल रही थी, जनप्रतिनिधियों से मिल रही थी कि यहाँ लगातार नए निर्माण कार्य हो रहे हैं। इससे क्या है, कहीं न कहीं गांव में विवाद होने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो हमने एक निर्देश दे दिया कि भाई आप जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी तरह का निर्माण कार्य ना करें। और यही आज प्रशासन की टीम जब शिकायत हुई तो देखने आई थी कि कितने नए निर्माण कार्य हुए हैं। इसी के दौरान कुछ लोगों ने आपत्ति की और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। बेमेतरा में प्रशासनिक अधिकारी गरीब मजदूरों पर अपने ओहदे का रूप दिखा रहे हैं। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के ग्राम सरदा से मामला सामने आया, जहां पूरे परिवार के साथ मजदूरी कर गुजारा करने वाले परिवार को अधिकारी धमका रहे हैं। कोरिया जिले के जनकपुर में एक युवक ने पिता और बड़े भाई की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ के धमतरी में बेमौसम बारिश ने, यानी एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ बेमौसम बरसात ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान जहां अपने खेतों में लगी फसल की कटाई कर रहे हैं, वहीं अचानक तेज आंधी तूफान और बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।